न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। उसको आपको करना, आप ऑडिशन भेज दिए। मैंने ऑडिशन भेज दिया। अब मुझे क्या पता था वो लड़की मुझे पीछे पड़ जाएगी कि आप बम्बई आइए। मैंने सोचा लखनऊ आएंगे, शूट करेंगे। और जो लखनऊ में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो मान सम्मान नहीं मिलता है, और शायद वैसे रोल्स भी नहीं मिलते। जाता था दूसरे शहरों में लेक्चर देने के लिए या साइंटिफिक मीटिंग्स में, तो लोग सोचते ही नहीं थे कि यार ये वही एक्टर है जो यहाँ साइंस का लेक्चर दे रहा है। कुछ इतलाती, कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छू कर निकल गए थे, कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया से। हम हैं पॉडकास्टिंग स्टेशन अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा और श्री अरविंद मिश्रा ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुम धर और रूपाली चंद्रा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, आप प्लीज इसे जरूर नोट करें, 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने से लेकर सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ रूपाली चंद्रा और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी। जी हाँ, आपने इनका नाम सुना होगा, एक वरिष्ठ रंगकर्मी, और अब तो उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स और वेब सीरीज भी की हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं वो अपनी बातचीत में। अनुभव लखनऊ के सुनने वालों को हमारा अभिनंदन, सादर नमस्कार। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं वो एक वैज्ञानिक हैं, एक रंगकर्मी हैं, फिल्म अभिनेता हैं, रेडियो और दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, और उनका नाम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी। उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 1999 में फेलोशिप मिली है, और दूसरी ओर कला के क्षेत्र में उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसी की रत्न सदस्यता, उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान यश भारती, और अभी हाल में ही उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के उच्चतम पुरस्कार कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले 55 वर्षों से जो अपने देश में सक्रिय संस्था है दर्पण, उसके वो 38 वर्षों तक सदस्य रहे हैं, सचिव रहे हैं, और हम तो उन्हें मानते हैं कि अभी भी वही इसको लीड कर रहे हैं। बहुत सारी और उपलब्धियां हैं, मगर मैं उनको ना कह के मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब से अनुरोध करूं कि वो अपने जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं। कुमी, मेरी पैदाइश एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी जहाँ पर कपड़े का व्यापार होता था। तो कभी उस समय सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कला के क्षेत्र में जाऊँगा या साइंस में ही जाऊँगा। कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं था। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब की इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूँ, साइंस में पढ़ूँ। वो तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ। इत्तेफाक से जब 1960 में मैंने बीएससी किया, तभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ, और मेरा पहला बैच था जो कि बायोकेमिस्ट्री से निकला।
बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बहुत ही एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट था, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया और इत्तेफाक से 1962 में जब मैंने MSc किया, CDRI में मुझे ले लिया गया, मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली और तब से मैं वहीं कार्यरत रहा। 1962 से मैं 41 साल वहाँ कार्य करके मैं बायोकेमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष और निदेशक समतुल्य पद से मैं वहाँ से रिटायर हूँ। मुझे ये बताएं, आप एक तरफ से एक वैज्ञानिक रहे, न मालूम कितने आपने शोध पत्र लिखे जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और आपने बहुत काम किया, लेकिन दूसरी ओर आपके मन में जो एक कला के प्रति आकर्षण था, कैसे पैदा हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और उस यात्रा के बारे में बताएं। एक्चुअली 1962 मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक यादगार वर्ष था जी। 1962 में जैसे मैंने बताया MSc किया, CDRI गया, उसी साल मेरी शादी भी हुई, उसी साल मैंने अपना शायद पहला रंगमंच भी किया था जी। एक्चुअली हमारे यहाँ बाग मक्का और अशरफाबाद 2 लोकेशंस हैं हमारे घर के पास में, वहाँ बराबर नाटक हुआ करते थे और मैं बराबर उनको देखा करता था। तो मेरी भी इच्छा थी कि शायद कभी मैं भी उसमें भाग लूँ। इत्तेफाक से एक बार जब मुझे मौका मिला, मैंने हिस्सा लिया, उस नाटक की बड़ी तारीफ़ हुई, मेरे रोल की तारीफ़ हुई। तो जाहिर है कि हर आदमी को एक आगे बढ़ने के लिए कोई मौका चाहिए होता है, कोई बहाना चाहिए होता है। तो जब मुझे उसमें अप्रिसिएशन मिला तो मैंने कहा इसको आगे किया जाए। अच्छा, CDRI में भी कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स बराबर से होती रही हैं जी। तो वहाँ पर कल्चरल इवनिंग्स होती थी, जिससे मैंने तुमको भी बुलाया है डांस के लिए। इवन लच्छू महाराज तक ने भी अपने भाव हमारे मंच पे दिखाए हैं। तो उसमें ये हुआ कि हम लोग जो नृत्य और संगीत के कार्यक्रम करते हैं, और मैं चूँकि बाहर ड्रामा भी करता था, क्यों ना वहाँ ड्रामा भी किया जाए। जब मैंने वहाँ ड्रामा किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथी थे, या बाद में जो मेरे PhD स्टूडेंट्स हुए, और इवन मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, मेरे निदेशक, सब ने मुझे इस चीज़ में सहयोग दिया, क्योंकि मैंने अपने साइंस के काम में कभी कोई कटौती नहीं की। बिल्कुल। जैसे तुमने कहा, मैंने लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में मैंने पेपर्स पब्लिश किए हैं। मेरे कई PhD स्टूडेंट्स हैं। मैं 2 बार जर्मनी गया, एक बार 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, 4-5 बार मैं कोपेनहेगन गया। तो तुमने पूछा कि मैंने दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे किया। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे, और इसके लिए सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिली, खास करके मेरी वाइफ से, क्योंकि 5:30-6 बजे तक तो इंस्टीट्यूट होता था। फिर उसके बाद मुझे रिहर्सल्स अटेंड करने पड़ते थे। तो और उस ज़माने में था कि फीमेल आर्टिस्ट आज की तरह अपने आप नहीं आती जाती हैं। तुम्हें याद है, कई साल मैं तुम्हारे घर से लेने गया हूँ, छोड़ने गया हूँ। तो रात में 11-11 बजे तक पहुँचता था। तो जाहिर है कि इसमें मेरी फैमिली की सेक्रीफाइसेस भी बहुत ज़्यादा जुड़ी रहीं। लेकिन जो मैंने एक शौकिया जो चीज़ शुरू की थी, जैसा तुमने कहा, वो फिर एक पैशन हो गया, एक नशा हो गया। और जैसे जैसे मुझे अवार्ड्स मिलते रहे, जैसे जैसे मेरे काम का रिकग्निशन मुझे मिलने लगा, अखबारों में मेरे बारे में छपने लगा, तो ये चीज़ और मेरे मन में स्थान लेने लगी कि मैं इस फील्ड में मैं और आगे जा सकता हूँ। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि मैं एक अभिनेता हूँ, और अभिनेता हमेशा एक ट्रेनिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो मुझे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। और इत्तेफाक से थिएटर में मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। जैसे एक तरफ मैंने यहूदी की लड़की किया, बिल्कुल। दूसरी तरफ मैंने सखाराम बाइंडर किया, तीसरी तरफ जो फिल्म गरम मसाला आई थी, उसका जो थिएटर वर्जन है, बोइंग अमेरिकन फिल्म का जो पेशेंट पंछी या पंछिया था, बहुत सक्सेसफुल, उसके मैंने 400 शोज किए। और इस तरीके से मैंने कन्यादान प्ले किया, जिसमें मैंने एक फादर का रोल किया। तो इस मामले में मैं बहुत ही लकी रहा, मैं कहूँगा। ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। और मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, डॉक्टर साहब, मैं इसी बात पे आने वाली थी अभी कि आपने तो मतलब एक तो आपने कई सारी विधाओं में काम किया। मैंने अभिनय में ही, एक तो विधा है रेडियो की, जिसके आप A ग्रेड कलाकार हैं, दूसरी विधा है दूरदर्शन की, तीसरी विधा अपनी फिल्म्स की है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन से निर्देशक थे कि जिन्होंने आप पर प्रभाव छोड़ा। सबसे पहले तो कुम्मी थे राजेश्वर बच्चन जी, जिनसे मैंने थिएटर की ABC, थिएटर की नुआंसेस, थिएटर में कैसे पैथेटिक रोल्स करते हैं, कैसे कॉमेडी रोल्स करते हैं, मैंने उनसे सीखा। हालांकि जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, संतराम शुक्ला जी जो रेडियो के महारथी कहलाते थे, उनके डायरेक्शन में काम किया।
उर्मिल कुमार थपलियाल के निर्देशन में मैंने सबसे ज़्यादा नाटक किए। जी। उनकी निर्देशन शैली ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। जी। फिर राज बिसारिया साहब जो कि नाटक के पुरोधा हमारे कहलाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के, उनके साथ मैंने 2 प्लेस किए और अभी और प्ले करने जा रहा हूँ। इसके अलावा सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जो कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कृत हैं, उनके साथ मैंने उत्पल दत्त जी का लिखा हुआ प्ले किया। तो मैंने कारंत जी के साथ भी शुरुआत मेरी जो दर्पण में हुई, वो तुमने सही नाम लिया, वो बीबी कारंत जी के साथ किया। बंसी कौल के साथ मैंने काम किया। दीनानाथ जी के साथ काम किया मैंने। अजय कार्तिक के साथ मैंने 3 नाटक किए। मेरा ये मानना है कि थिएटर में जो आप रिहर्सल्स करते हैं वो अपने आप में एक ट्रेनिंग होती है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एवरी डे यू ग्रो इन द थिएटर डूइंग ईच डे रिहर्सल्स। बिल्कुल। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या है कि लड़के सिर्फ अपने रोल्स पे कंसंट्रेट करते हैं और थिएटर को एक सीढ़ी बना करके फिल्म पे पहुंचना चाहते हैं। जी। अब मैं आपसे एक दूसरे दृष्टिकोण से बात करना चाहती हूँ। वो ये है, आप जो एक बात करते हैं ना, रिहर्सल में आदमी न केवल सीखता है, ग्रो करता है, मगर रिहर्सल में आदमी वो शायद शो में इतना आनंद नहीं आता होगा जितना उस पूरी रिहर्सल की प्रक्रिया में आता था। अब जो एक बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि भैया कास्ट नहीं आई है, भैया फीमेल कास्ट कहाँ से आएगी, डॉक्टर साहब टिकट नहीं छपे हैं, डॉक्टर साहब पोस्टर नहीं लगे हैं, डॉक्टर साहब लाइट मैन धोखा दे गया है, डॉक्टर साहब संगीत वाला वो ढोलक वाला नहीं आया है। और हम लोग सब लपकते थे डॉक्टर साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब ही इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और डॉक्टर साहब करते थे। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा योगदान है जिसके बारे में आप नहीं कह रहे, पर मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, वो कौन से क्षण थे जब आप तंग आते थे, अच्छा भाई अब नहीं करूँगा मैं, छोड़ो? नहीं, ऐसा है कुम्मी कि मैं तुम्हें बताना चाहूँ, जब मैंने थिएटर शुरू किया था उस समय परिवार की लड़कियाँ नहीं आती थी थिएटर में। तो उस समय कुछ लड़कियाँ होती थी, उनको प्रोफेशनल गर्ल्स कहते थे। प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो आती थी, आपके यहाँ रिहर्सल करती थी और उसका पेमेंट लेती थी। वो धीरे धीरे करके जब जहाँ हम रिहर्सल करते थे वहाँ जिनके घर में रिहर्सल करते थे उनकी बेटी सामने आई। हमने कुछ घर में भी रिहर्सल की तो हमारी वाइफ की फ्रेंड थी बीना भाटिया, वो एक थोड़ा पहले काम कर चुकी थी, वो सामने आई। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे जैसे लोग जो थे फिर आने लगे। तो एक परिवार का माहौल देना पड़ता था बहुत बड़ी बात। और इसमें इत्तेफाक से मुझे ही आगे किया जाता था। तो सबसे पहले मैं लड़कियों की जब जाता था तो मैं पेरेंट्स से बात करता था बजाय इसके कि उस लड़की से। मेरे पिता से भी बात की आपने? तो इस तरीके से। और जहाँ तक और चीज़ की बात है, मुझे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जिनका नाटक हमने किया था बलराम की तीर्थ यात्रा, वो हमको और थपलियाल जी को दर्पण द्वय कहते थे। द्वय इसलिए कहते थे कि थपलियाल जी उसका क्रिएटिव पार्ट देखते थे, मैं उसका मैनेजरियल पार्ट पूरा जी। बेसिकली मैं दर्पण में जब गया था तो मेरा काम था सिर्फ एक्टिंग के लिए मैं गया था। मैनेजरियल काम तो मैं अपनी संस्था में पहले करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि उसमें बिखराव आता है तो मैंने मैनेजरियल वर्क भी लिया। और इसीलिए प्रोफेसर सत्यमूर्ति जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने 1978 में मुझे इसका सेक्रेटरी बनाया और मैं 38 साल सेक्रेटरी रहा। और इस बीच में मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पूरे हिंदुस्तान को मैंने ट्रैवल कराया अपने थिएटर ग्रुप को। एक तरफ हमने जोधपुर एक कॉर्नर में, करीम नगर दूसरे कॉर्नर में, साउथ में गोवा, बेंगलोर, मैसूर तक हमने किया, इधर दिल्ली तक हमने सब जगह पंजाब, हरियाणा, पता नहीं कहाँ जी। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो हमें कलाकारों का सहयोग बहुत मिलता था। आई हैव बीन amongst those privileged people who got support from each and every corner, from my family, from my artists, from my colleagues, from my students. वो जगहें बताइए जहाँ आपको विरोध थोड़ा लगा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ चैलेंजेस आए मेरे सामने। जैसे मुझे याद है एक बार यहूदी की लड़की नाटक झांसी में होना था और मिसेस गांधी वहाँ पर आने वाली थी, उसकी वजह से वहाँ पर बड़ा भारी पुलिस का जमावड़ा था। 3 दिन में मुझे कहा गया यहूदी की लड़की करो, और तुम भी नहीं अवेलेबल थे। तो अब ये हुआ कि नाटक कैसे किया जाए, और उधर से जो हमारे एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर थे मिस्टर वीपी माथुर, उनके फ़ोन आ रहे थे कि नहीं अनिल जी कर सकते हैं, अनिल जी को करना है। तो मैंने उसमें फिर तुलिका से मैंने वो रोल किया। दैट वाज अ बिग चैलेंज, और इत्तेफाक से वो बिल्कुल खरी उतरी और उसने वो रोल निभाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ में लगे हुए हैं,
तो सारी कानाएं तो कोशिश सारी करती है चीज़ें जो हैं कि वो आप आपको अवेलेबल होंगी, बशर्ते कि आप सिंसियर रहें, जी डेडिकेटेड रहें, कमिटेड रहें। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, यहाँ से निकल के आप बम्बई गए, तो वहाँ तो हम सुनते हैं कि बड़ी व्यावसायिक दुनिया है, बहुत कंपटीशन है। हाँ। उसमें कैसे आपने एडजस्ट किया? मैं तुम्हें बताऊं कुम्मी, मैं उस समय बम्बई गया जिस समय लोग वापस आते हैं। आई वॉज ऑलरेडी 70 years old when I moved to मुंबई। एक्चुअली मुझे जो पहला नेशनल रिकॉग्निशन मिला वो मुझे मिला था सीरियल उड़ान से, बिल्कुल, जो कविता चौधरी का था 1990 में। दैट गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि वो सीरियल DD1 ही आता था, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता था। बल्कि बड़ा मज़ा आता था जब मैं कभी जाता था दूसरे शहरों में लेक्चर देने के लिए या साइंटिफिक मीटिंग्स में, तो लोग सोचते ही नहीं थे कि यार ये वही एक्टर है जो यहाँ साइंस का लेक्चर दे रहा है। हाँ। उसके बाद जो दूसरा मुझे ब्रेक मिला वो मिला मुझे फिल्म इशकज़ादे। बहुत बहुत अच्छी। हाँ। उसने मुझे एक्चुअली बम्बई भिजवाया। जब इशकज़ादे फिल्म रिलीज़ हुई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अर्जुन कपूर की पहली फिल्म थी, इसलिए उसका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा हुआ और हम सब ने देखी। और इत्तेफाक से उसमें जो मेरा पिवटल कैरेक्टर आदर था उसको लोगों ने पसंद किया। तो मुझे बॉम्बे से कॉल आई कि भाई एक यहाँ सीरियल आता है, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है, उसको आपको करना, आप ऑडिशन भेज दिए। मैंने ऑडिशन भेज दिया। अब मुझे क्या पता था वो लड़की मुझे पीछे पड़ जाएगी कि आप बम्बई आइए। मैंने सोचा लखनऊ आएंगे, शूट करेंगे। और उसने कहा नहीं साहब, आप तो आपका ऑडिशन चैनल ने, कलर्स चैनल जी वॉज ए बिग चैनल एट दैट टाइम, उन्होंने कहा कि नहीं सर, चैनल ने आपको अप्रूव किया, यू हैव टू कम टू मुंबई। अरे मैंने कहा ज़बरदस्ती है भाई मैं लेकिन आप गए। अच्छा, एंड आई वाज लिम्पिंग एट दैट टाइम, यू नो। मैंने कहा भाई इशकज़ादे में लिम्प नहीं करता था, मैं लिम्प करता हूँ, मेरे पैर में तकलीफ। अरे बोली वट एवर यू आर एक्सेप्टेबल टू अस। अच्छा। तो मैं जब गया वहाँ उन्होंने लॉन्च पार्टी रखी थी। अब लॉन्च पार्टी में एक से एक ग्लैमरस चेहरे, वहाँ सब एक से एक बड़ी हसीन लड़कियाँ, जी, स्टार्स, मॉडल्स, जो मॉडल्स और जो स्टार्स थी टीवी की, फिल्म के लोग। तो बेटे को भी मन मूव किया, उसने कहा पापा रहिए यहाँ कुछ दिन करिए। एंड ही गॉट मी ए फ्लैट। और काफ़ी दिन में हमारी वाइफ की फ्रेंड जिनका मैंने नाम लिया, वीना भाटिया, जिन्होंने मेरे साथ थिएटर भी किया था, उनका फ्लैट था। मैं 4-5 महीने उनके फ्लैट में रहा जब तक मेरा फ्लैट नहीं तैयार हुआ। तो वहाँ जाकर के मेरे साथ ये प्लस पॉइंट ये हो, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं चूँकि उनके बुलावे पे गया था, हाथों हाथ में मुझे एक दूसरा सीरियल मिल गया, दरीमा डायरीज़ करके एपिक चैनल पे आता था, उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर था। इत्तेफाक की बात कि एक जो बहुत पॉपुलर सीरियल रहा ये जो है मोहब्बतें, जो 6 साल 7 साल चला, मुझसे कहा गया कि आप बालाजी में ऑडिशन देंगे। मैंने कहा दे दूँगा। गया, ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गया। और अगले दिन उनका फ़ोन आ गया, पेमेंट तय हो गया, बस एग्रीमेंट साइन होना था। जब मैं वापस गया इसकी शूट के लिए, एपिक चैनल की शूट के लिए, तो मुझसे लोगों ने कहा अरे आप ये गलती ना करिए, उनके यहाँ तो महीने में 28 दिन शूट होता है, आप कैसे करिएगा, आप ये भी कर रहे हैं और न बोले तुम भी कर रहे हैं। मैंने कहा ये बात तो है। तो मैंने उनको मना किया, तो कहने नहीं सर, अब आपका तो एकता जी ने अप्रूव कर दिया, चैनल ने अप्रूव कर दिया, हाउ कैन यू डिक्लाइन। मैंने कहा इसलिए कि मैं आपके यहाँ 28 दिन नहीं कर सकता हूँ, मैं मुश्किल से आपको 10 दिन दे पाऊंगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बम्बई में प्रोफेशनलिज्म है। अब क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के तमाम कोऑर्डिनेटर्स निकल आए हैं जो कि पैसा ले करके, कमीशन ले करके काम करते हैं। लेकिन मैंने जब तक काम किया ऐसा कोई मुझे ऐसे लोगों से इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तक मुझे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले सब बड़े प्रोफेशनल थे। और मैंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया। मैंने कहा तो अभी भी मेरे बॉम्बे जाने का फ़ायदा ये मुझे रहा, जो मैं 5 साल बॉम्बे रहा, कि आज भी मेरे पास, जैसे अभी मैं आश्रम वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, इसके लिए प्रकाश झा जी ने मुझे सेलेक्ट किया, तो बम्बई से ही उनको, ही हैड मी इन हिज माइंड, यू सी। ये मैंने अभी रक्तांचल वेब सीरीज़ की, अभी मैंने मीरा नायर के साथ मैंने काम किया, उनकी द सूटेबल बॉय BBC की जो सीरीज़ बनी थी। तो ये लोग सब, मेरा नाम इनको बम्बई में ही मिल जाता। तो आपको नहीं करना पड़ा, उन्होंने खुद ही आपकी प्रतिभा उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एक प्रॉपर स्टेटस भी मिलता है, क्योंकि लखनऊ में जिन लोगों की कास्टिंग होती है और जो लखनऊ में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो मान सम्मान नहीं मिलता है और शायद वैसे रोल्स भी नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक। 70 साल की उम्र के बाद आप बम्बई गए, जब लोग वाकई लौट रहे होते हैं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, वो जीवन के इस पड़ाव पे आके आपका क्या उनके लिए मैसेज है? कुमी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो मैं जिस फील्ड में मैं लगा हुआ हूँ, इस कल्चरल फील्ड में,
ये मुझे इस एज पर आकर के कितना संतोष देगी, कितना सुख देगी, आई हैड नेवर इमेजिन। लेकिन मैं अपने उन साथियों को जानता हूँ जो CDRI से रिटायर हुए, हमारी जो और लेबॉर्ट्री जहाँ से रिटायर हुए, जो आज खाली हैं, बहुत ही मिजरेबल फील करते हैं अपने आप को। मुझे बार बार यही कहते हैं कि भाई उस समय तो तुम्हारा नाटक करना, कभी कभी हमें लगता था कि ये नाटक भी करता है, इसको प्रमोशन भी मिलते हैं, काम भी करता है और कैसे मैनेज करता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमने बहुत सही फील ली। इस क्षेत्र में बताऊँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो हरिओम सेवा केंद्र चलाते हैं, उनमें भी मैं एज एन एडवाइज़र मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ कि जब मेरे पास थिएटर नहीं होता है तो मैं थोड़ा उनके साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं महसूस करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कोई न कोई काम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप सेवा का कार्य कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और इस एज पे भी अगर आप में कोई पोटेंशियल, देखिए इसीलिए मैं जब स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं उनकी टीचर से कहता हूँ कि अगर बच्चों में कोई टैलेंट है तो आप उसको डेवलप होने दीजिए। देखिए पढ़ाई तो ज़रूरी है, मेरा मानना है, जी। लेकिन पढ़ाई के साथ में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपके साथ होती हैं तो वो आपके आगे का सहारा दे। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है वो जो पोस्ट रिटायरमेंट जो आपका पीरियड है उसमें वो बिल्कुल एक गोल्डन वर्क की तरीके से आता। तो मेरा मानना ये है कि हर एक को किसी न किसी काम में ज़रूर अपने को मसरूफ़ रखना चाहिए। आज जो हमने आपसे बात की बहुत ही अच्छी, बहुत सार्थक और बहुत प्रेरणा देने वाली बातें की हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं अनुभव सीरीज़ के, वो इससे बहुत लाभान्वित होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें मुझसे बात करने के लिए। श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते एक बार फिर से आपको अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है उसको बता देते हैं, 14567। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं रूपाली चंद्रा लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।